नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जो है कंडेल नहर सत्याग्रह के पहले के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 1870 से 1920 के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें देख लिया था। अब यहाँ जो है 1920 में ही कंडेल नहर सत्याग्रह होता है, तो इसके संबंध में जब हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही इस वीडियो में कंडेल नहर सत्याग्रह, गांधी जी का आगमन, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन, इस सभी टॉपिकों पर इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया गया है कंडेल नहर सत्याग्रह जो हुआ था 1920 में। तो याद रखेंगे, जुलाई 1920 में हुआ है कंडेल नहर सत्याग्रह। यह स्थान कहाँ? धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में हुआ था। यहाँ नहर का निर्माण किया गया था 1912 में। तो 1912 में मिस्टर हैरियट द्वारा यहाँ एक नहर बनाया गया। देखिए, इस नहर सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को माना जाता है। साथ ही इनके सहयोगी के रूप में छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप शामिल थे। देखिए, इसका संबंध, कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध असहयोग आंदोलन से था। तो राष्ट्रीय स्तर पर 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 में ही चलेगा। तो उसी तरह जो है छत्तीसगढ़ में भी असहयोग आंदोलन की तरह ये कंडेल नहर सत्याग्रह जो है छत्तीसगढ़ में होता है। देखिए, इसका मुख्य कारण क्या मिलता है हमें कंडेल नहर सत्याग्रह का? सबसे पहले नहर विभाग के 10 वर्षीय समझौते के लिए ग्रामीणों का तैयार न होना। तो नहर विभाग द्वारा 10 वर्षीय समझौता है, आगे देखेंगे घटनाक्रम में क्या है 10 वर्षीय समझौता। और दूसरा कारण है नहर के पानी का उपयोग करने के कारण जुर्माना लगाना। तो नहर का पानी भी जो है अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा जानबूझ के छोड़ा जाता है और उसका जुर्माना ग्रामीणों के ऊपर लगाया जाता है। तो इसका घटनाक्रम को अब समझिए। तो जुलाई 1920 में कंडेल ग्रामवासियों ने नहर की पानी का उपयोग करने से मना कर दिया और ब्रिटिश हुकूमत के 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाया गया यह नहर था। तो उन्होंने जो है नहर के इस्तेमाल करने के लिए 10 वर्षीय समझौता ग्रामीणों के साथ करने की कोशिश की, परंतु ग्रामीण इससे इनकार करते हुए इस समझौते को नहीं करते हैं। तब जो है अगस्त 1920 में नहर के मेढ़ को काटकर अंग्रेज अधिकारियों ने नहर का पानी कंडेल ग्राम के खेतों पर छोड़ दिया। पानी चोरी के आरोप में 4,033 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया। तो खुद अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जो है गांव में बाढ़ पानी को छोड़ दिया गया था और खुद जो है उनके ऊपर जुर्माना लगाते हैं 4,033 रुपये का, जिससे वो जो है मना कर देने से इनकार कर देते हैं। फिर सितंबर 1920 में कंडेल ग्राम में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पानी चोरी के आरोप के विरुद्ध सत्याग्रह करने का फैसला लिया गया था। तो सितंबर 1920 में सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया था सभा को। अब इसका परिणाम क्या होगा? 2 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता गए थे ताकि गांधी जी को कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सके। तो सुंदरलाल के नेतृत्व में गया था एक टीम जो गांधी जी को छत्तीसगढ़ लाने के लिए गए थे। तो 2 दिसंबर को गांधी जी से मिलते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। गांधी जी उस समय कहाँ? कलकत्ता में थे। तो गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और ये छत्तीसगढ़ आने के लिए वे राजी हो जाते हैं। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को दिया जाता है। तो प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा सुंदरलाल शर्मा की वजह से गांधी जी आए थे। अब आगे देखिए, 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी प्रथम बार छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए, किंतु उनके आने से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने जुर्माना की राशि वापस ले ली और सत्याग्रह समाप्त हो गया। तो गांधी जी के आने से पहले ही यह सत्याग्रह जो है सफल हो चुका था। आगे देखिए, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अर्थदंड को पहले आधा किया गया, उसके बाद फिर 1/4 करने का प्रयास किया गया, परंतु गांव वालों ने अर्थदंड देने तैयार नहीं होने के कारण अर्थदंड को पूरा हटा दिया जाता है। ठीक, तो ये इस कंडेल नहर सत्याग्रह का परिणाम रहा। तो आप इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सबको याद रखेंगे, किनके नेतृत्व में हुआ, कब हुआ था, इसके घटनाक्रम में जुलाई 1920 में क्या हुआ, अगस्त में क्या हुआ, सितंबर में क्या हुआ, गांधी जी को आमंत्रण देने कौन गए थे, कब गए थे, और गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ कब आए, ये सभी डाटा आपको याद रखना है इसके संबंध में। चलिए, अब आगे है गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन। तो गांधी जी छत्तीसगढ़ में 2 बार आते हैं। तो पहला आगमन जो है 20 दिसंबर 1920 को हुआ। तो सुंदरलाल शर्मा जी का इसमें प्रमुख भूमिका था उन्हें छत्तीसगढ़ में लाने के लिए। देखिए, इनका प्रवास 20 और 21 दिसंबर 1920 को रहता है। इनके साथ मौलाना शौकत अली भी आए रहते हैं। आमंत्रण पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा प्राप्त रहता है। कारण रहता है कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व करने हेतु गांधी जी को छत्तीसगढ़ आने हेतु आमंत्रित करते हैं।
गांधी जी का यहाँ आने का प्रमुख उद्देश्य, कंडेल नहर तो सत्याग्रह तो खत्म हो चुका था, सफल हो चुका था। इनका मुख्य उद्देश्य देखें तो उसी समय असहयोग आंदोलन करना था। तो असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करने हेतु गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ आते हैं। अब देखिए, गांधी जी 2 दिन छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो उन 2 दिनों में ये कहाँ कहाँ किन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले रायपुर में देखिए, रायपुर में 20 दिसंबर 1920 को रायपुर के गांधी चौक पर संबोधन कर गांधी जी ने असहयोग महत्व को प्रकाश डाला, भावी आंदोलन से जनसमूह को अवगत कराया। फिर अगले दिन 21 दिसंबर 1920 को धमतरी से वापस आकर रायपुर में ब्राह्मणपारा में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया और स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया। तो देखिए, आनंद समाज वाचनालय रायपुर में स्थित है, ब्राह्मणपारा में, वहां महिलाओं को संबोधित किया गया था गांधी जी द्वारा। उसके बाद अगला देखिए, इस राज्य की महिलाओं ने गांधी जी के अपने प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के समय तिलक स्वराज फंड हेतु लगभग 2000 रुपये कीमत के आभूषण दिए थे। तो वही आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं द्वारा जो है 2000 रुपये के आभूषण तिलक स्वराज फंड में दान किया गया था। इसी दौरान गांधी जी के मार्गदर्शन में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव हुआ, जिसका प्रथम अध्यक्ष बैरिस्टर CM ठक्कर को चुना गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। पहला क्या हुआ था, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव, और इसमें पहले अध्यक्ष CM ठक्कर को चुना गया था। अब देखिए, गांधी जी के धमतरी में क्या क्या कार्य किए थे, किन कार्यक्रमों में भाग लिए थे, उसे देखिए। तो 21 दिसंबर 1920 को धमतरी के मकई चौक पहुंचकर जानी हुसैन बाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। नाम याद रखना है आपको जगह का, मकई चौक और जानी हुसैन बाड़ा, यहाँ जो है संबोधन करते हैं गांधी जी। जब गांधी जी सभा को संबोधित करने पहुंचते हैं तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तब गुरूर के एक कच्छी व्यापारी उमर सिंह काछी, इनका नाम याद रखना है, उमर सिंह काछी ने गांधी जी को अपने कंधों पर बिठाकर मंच पर उठाया था। तो वहां मंच पे कंधे पर उठाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, तो उनका नाम है उमर सिंह काछी। धमतरी में गांधी जी के ठहरने की व्यवस्था नारायण राव मेघालय के निवास स्थान पर था। तो इसे भी याद रखना है, नारायण राव मेघालय के निवास स्थान पर धमतरी में गांधी जी रुके हुए थे। सर्वप्रथम बाजीराव कृदंत ने धमतरी नगर वासियों की ओर से 501 रुपए की थैली गांधी जी को भेंट किया। तो यहाँ बाजीराव कृदंत भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 501 रुपए जो है तिलक फंड में ये भी जमा करते हैं। धमतरी से रायपुर आते समय उनके कार चलाने का सौभाग्य हजारी लाल जैन को प्राप्त होता है। तो हजारी लाल जैन जो है धमतरी से रायपुर तक की यात्रा में गांधी जी के कार को चलाए थे, तो उनके ड्राइवर के रूप में हजारी लाल जैन का नाम याद रखना है। अब अगला चाहिए कुरुद में संबोधन। तो धमतरी के कुरुद में ही धमतरी से रायपुर की वापसी यात्रा के मध्य कुरुद ग्राम की उत्साहित जनता को गांधी जी ने संबोधित किया। तो कुरुद में भी की जनता को भी गांधी जी द्वारा संबोधित किया गया है प्रथम आगमन में ही। अब देखिए, गांधी जी के आने से यहाँ क्या प्रभाव हुआ, छत्तीसगढ़ में प्रभाव कैसे पड़ता है। गांधी जी के आगमन से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को एक स्फूर्ति चेतना प्रदान की गई। वस्तु यह नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए निर्णय का सफल पूर्वाभ्यास था। तो इससे पहले नागपुर कांग्रेस अधिवेशन होगा, उसी में असहयोग आंदोलन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो इसे हम आगे देखेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन इतना है। जो जो फैक्ट आपको याद रखने के लिए बताया गया है उसे आपको याद रखना है। चलिए, अब इसी समय जो है एक मिल मजदूर यूनियन और लाल झंडा संघ का गठन होता है। तो देखिए, मिल मजदूर यूनियन का अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह और इसके उपाध्यक्ष थे श्री लाल जी, और साथ में इनके मंत्री बनाए राजू लाल शर्मा को। तो मिल मजदूर यूनियन याद रखेंगे। और दूसरा लाल झंडा संघ, इसमें स्थापना इनका किया गया था लाल झंडा संघ का मिल मजदूर यूनियन द्वारा, और स्थान है हमालापारा रायपुर में। तो हमालापारा रायपुर में लाल झंडा संघ मिल मजदूर यूनियन के द्वारा बनाया गया था। अब हम पढ़ेंगे BNC मिल मजदूर आंदोलन। तो BNC मिल मजदूर आंदोलन, BNC का फुल फॉर्म याद रखेंगे, बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर आंदोलन है। तो BNC मिल मजदूर आंदोलन 3 बार होता है। पहले 1920 में होगा, 1924 में होगा, उसके पश्चात जो है 1937 में होता है। तो 3 मजदूर BNC मिल मजदूर आंदोलन होंगे। तो देखिए, चलो तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अप्रैल 1920 में, तो प्रथम आंदोलन अप्रैल 1920 में होता है। राजनांदगांव में तीनों होगा, क्योंकि BNC मिल कहाँ है, राजनांदगांव में। इसके नेतृत्व करता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इनके सहयोगी के रूप में शिवलाल मास्टर और शंकर खरे का नाम प्राप्त होता है। कारण देखिए, कार्य समय में वृद्धि 12 घंटे से 13 घंटे कर दिया गया। तो मजदूरों के कार्य समय को 12 घंटे से 13 घंटे कर देना। साथ साथ इनके मांग क्या था, वेतन में वृद्धि किया जाए, काम की स्थिति में सुधार किया जाए, कार्य अवधि 8 घंटे निश्चित किया जाए। तो इन 3 मांग के साथ जो है इनके द्वारा आंदोलन किया गया।
हड़ताल की अवधि जो है 36 दिन का होता है। तो 36 दिन तक चलेगा प्रथम मजदूर मिल आंदोलन। यह मजदूर आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली व सबसे लंबी हड़ताल थी। तो 36 दिनों तक चलने वाला सबसे लंबा और सबसे पहला मजदूर आंदोलन था। इसके परिणाम लास्ट में क्या निकलते हैं? वी गिरी के कुशल नेतृत्व में समझौता होता है। पहले तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जो है क्या किया जाता है, उन्हें जो है नज़रबंद करने का प्रयास किया जाता है, उन्हें राजनांदगांव से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। परंतु वी गिरी, ये राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वी गिरी, उनके द्वारा जो है कहाँ छत्तीसगढ़ आना होता है और इसी समय ये जो है इनके ही नेतृत्व में समझौता होता है अंग्रेजों और ठाकुर जी के मध्य। तो उसके तहत जो है ठाकुर जी को निष्कासित नहीं किया जाता। पहले में निष्कासित नहीं होंगे ठाकुर जी, दूसरे में निष्कासित होंगे, आपको याद रखना है। तो वी गिरी के कुशल नेतृत्व से समझौता हुआ जिसके तहत मजदूरों के हित में निर्णय लिया गया। तो पहला जो है आंदोलन, प्रथम मजदूर आंदोलन एकदम पूरी तरह से सफल रहा था। देखिए द्वितीय आंदोलन में क्या होता है। द्वितीय आंदोलन 1924, इसके भी नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं। इसका कारण होता है मजदूरों ने अपनी सारी समस्याओं के हल हेतु आंदोलन का रूप अपनाया था। तो बहुत सारी समस्याएं उन्हें थी, उन सभी समस्याओं के समाधान हेतु उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मृत्यु होता है, एक मजदूर जरहूगढ़ की पुलिस की गोली से मृत्यु हो जाती है। तो ये मुख्य कारण बनता है, तत्कालिक कारण के रूप में जरहूगढ़ की पुलिस की गोली से मृत्यु होना यह द्वितीय आंदोलन का तत्कालिक कारण बनता है। इसके परिणाम में ठाकुर साहब को रियासत की शांति व्यवस्था के लिए खतरा माना गया और उन्हें 1924 में राजनांदगांव रियासत से निष्कासित कर दिया गया। तत्पश्चात ठाकुर साहब को राजनांदगांव छोड़कर रायपुर आना पड़ा था। तो देखिए दूसरे मिल मजदूर आंदोलन जो 1924 में हुआ था, उसी के द्वारा जो है ठाकुर साहब को क्या किया जाता है, राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें रायपुर आना पड़ता है। तो चलिए तीसरा क्या है, तीसरा फरवरी 1937 में होता है तीसरा आंदोलन। इसके भी नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। परंतु ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है यहाँ राजनांदगांव में नहीं रहते हैं। राजनांदगांव का रेलवे स्टेशन जो कि राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था, तो उस वहीं रह के जो है नेतृत्व करते हैं और इनके प्रतिनिधि के रूप में रामचंद्र सखाराम रुईकर, ये उनके प्रतिनिधि के रूप में जो है संभालते हैं। अब इसका कारण क्या है, तृतीय मजदूर आंदोलन का कारण। तो इसमें सबसे पहला कारण है मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती। तो मजदूरों के वेतन में 10% काटा गया था और लगभग 600 मजदूरों को बेकार हो गए थे, अर्थात 600 को नौकरी से निकाल दिया गया था, 600 मजदूरों को। तो ये दो मुख्य कारण निकलते हैं तीसरे आंदोलन का। इसके लिए सभा बुलाया जाता है। 2 मई 1937 को बीएनसी मिल के 3500 हड़ताली मजदूरों के समर्थन के हेतु आर्य समाज लाइब्रेरी में पंडित रवशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में एक सभा भी आयोजित किया जाता है। तो याद रखेंगे 2 मई 1937 को सभा आयोजित होता है आर्य समाज लाइब्रेरी में। अब तीसरा आंदोलन का परिणाम क्या निकलेगा, 11 माह तक के मिल को बंद रखा जाएगा, मजदूरों को पुनः लिया गया और वेतन पूरा मिलने लगा था। तो यह भी एक सफल आंदोलन था। अब नोट पॉइंट आपको याद रखना है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह निष्कासन के कारण रेलवे स्टेशन जो कि राजनांदगांव रियासत क्षेत्र में नहीं आता था, राजनांदगांव का रेलवे स्टेशन, वहां समीप के विश्राम गृह में रहकर मजदूरों से संपर्क बनाए रखे और इनके सहयोगी के रूप में रामचंद्र सखाराम रुईकर जो है इसका नेतृत्व करते हैं। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ठाकुर प्यारेलाल जी का निष्कासन को समाप्त करके उन्हें फिर से जो है राजनांदगांव वापस आने दिया जाता है। तो ये था छत्तीसगढ़ में हुए बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन जो कि 3 चरणों में हुए थे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। चलिए तो असहयोग आंदोलन को पढ़ते हैं। तो यह राष्ट्रीय स्तर पर किया गया आंदोलन था, इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के देखिए, असहयोग आंदोलन हेतु कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं। तो इसके लिए एक विशेष अधिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो विशेष अधिवेशन आपातकाल में बुलाया जाता था। तो यह आपातकालीन निर्णय था असहयोग आंदोलन का। तो इसके लिए पहले एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार किया जाता था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन यह सितंबर 1920 में होता है, यह कलकत्ता में होता है। तो देखिए 1920 का जो कलकत्ता में होने वाला अधिवेशन है वह विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी द्वारा किया जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ के अगर प्रतिनिधियों की देखें तो बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, शिव दुलारी मिश्र और सर्वदत्त वाजपेयी, तो ये चारों जो है छत्तीसगढ़ से शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, इसमें जो है असहयोग आंदोलन को पारित किया जाता है। तो यह जो है दिसंबर 1920 में होता है नागपुर में। तो नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया जाता है जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य।
छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में बहुत लोग शामिल थे। तो देखिए, सबसे पहले रायपुर से पंडित सुल्लाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, वामन राव राखे और सीएम ठक्कर। धमतरी से देखें तो नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। राजनांदगांव से थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। तो ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि थे जो वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इसके संबंध में याद रखना है, इस अधिवेशन के लिए चंदा वसूल करने हेतु बैरिस्टर अभ्यंकर एवं सेठ जमुनालाल बजाज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए थे। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन क्या होता है उसे समझिए। तो असहयोग आंदोलन, इसमें क्या निर्णय लिया गया था कि अंग्रेजों की सहायता अब जो है कोई भी भारतीय नहीं करेंगे। तो उनका किसी प्रकार की सहायता, चाहे प्रशासन में हो, कोई भी काम काज में हो, उनकी सहायता से पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। इसी को असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया है। यदि असहयोग आंदोलन सही पूरे समय तक चलते रहता तो शायद जो है इतना समय नहीं लगता देश को आज़ाद होने में। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या किया गया था। तो सबसे पहले वकालत का त्याग। तो इसमें असहयोग आंदोलन से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहना है, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा और दूसरा है ये असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में इसमें क्या किया जाता है मुख्य रूप से, जैसे असहयोग करना है तो जो सरकारी पद में है या वकील है, जो किसी भी व्यवस्था में है, वे जो है अपने पद से त्याग करेंगे ताकि अंग्रेजों का सहयोग न प्रदान कर सके। तो उसी प्रकार इसमें वकालतों से त्याग दिया जाएगा, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो देखिए, वकालत का त्याग। असहयोग आंदोलन के समर्थन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से विभिन्न राजनेताओं ने वकालत का परित्याग किया, जिसका विवरण यहाँ दिया गया है। तो कहाँ से किनके द्वारा वकालत का त्याग किया गया है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा, ये दो वकील थे, इन्होंने वकालत का त्याग किया। दूसरे राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, ये तीनों कहाँ से थे, राजनांदगांव से। बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, डी के मेहता और NR खान खोजे। रायपुर से रामदयाल तिवारी, रविशंकर शुक्ल, यादवराव देशमुख और रामनारायण तिवारी। तो ये सभी जो है दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर से अलग अलग स्थानों से अलग अलग जो लोगों द्वारा जो है वकालत का त्याग किया जाता है। और वकालत के त्याग करने की वजह से क्या होता है, न्याय व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। तो उसी के लिए राष्ट्रीय पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो देखिए, राजनेताओं के वकालत परित्याग से न्याय व्यवस्था ठप पड़ गई, जिससे राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना कर न्याय व्यवस्था को यथावत रखा गया। तो खुद जो है अंग्रेजों के जो न्यायालय थे उनसे वकालत का त्याग कर देते हैं और ये जो है स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय पंचायतों का गठन करते हैं और जो भी न्याय व्यवस्था है उसे जारी रखते हुए पंचायतों में अब न्याय किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ राष्ट्रीय पंचायत का गठन होता है। तो राष्ट्रीय पंचायत धमतरी में बनता है, राष्ट्रीय पंचायत धमतरी में, और दूसरा जो है राष्ट्रीय पंचायत रायपुर में। तो पहला फरवरी 1921 में धमतरी का बनता है, जो बाजीराव कृदंत द्वारा बनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत। और दूसरा राष्ट्रीय पंचायत रायपुर में 4 मार्च 1921 को सेठ जसकरण ढाका द्वारा। तो याद रखना है, दो बनते हैं छत्तीसगढ़ में, एक धमतरी और दूसरा रायपुर। चलिए अब देखिए, उपाधियों का त्याग भी देखने को मिलेगा असहयोग आंदोलन के दौरान ही। तो बड़े बड़े राजनेताओं ने अपनी उपाधियों का त्याग किया था। तो इनमें जो है कौन कौन है देखिए। तो राय साहब की उपाधि त्याग करने वाले कौन कौन हैं। तो छत्तीसगढ़ के 4 लोगों ने राय साहब की उपाधि त्यागी। तो वामन राव लाखे, ये अंग्रेजों द्वारा दिया जाने वाला उपाधि है, राय साहब, राय बहादुर, खान साहब। तो इन उपाधियों का त्याग किया जाता है। तो वामन राव लाखे, जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दिया था। वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि, और राय साहब अंग्रेजों द्वारा दिया गया उपाधि थी, उसका त्याग करते हैं। बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी थैंकर और सेठ गोपी किशन, इन चारों द्वारा राय साहब की उपाधि का त्याग किया जाता है। नागेंद्र नाथ डे, इन्हें राय बहादुर की उपाधि प्राप्त। नागेंद्र नाथ डे को इन्होंने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया। और खान साहब ने खान साहब की उपाधि काजी शमशेर खां द्वारा त्याग किया गया था। ठीक, तो अब उपाधियों का त्याग भी हमें असहयोग आंदोलन के दौरान देखे गए। अब देखिए, शासकीय सेवाओं का भी परित्याग किया गया है। सरकारी नौकरियों में होने वाले अधिकारियों ने भी नौकरी को छोड़ा था। तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करने के उद्देश्य से शासकीय सेवा का परित्याग करने के लिए, जिसे प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित व्यक्तियों ने शासकीय पदों से त्याग पत्र दे दिया। तो उसमें यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ये रेलवे हाई स्कूल का त्याग करते हैं। लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर शुक्ल, शिवलाल शर्मा, गंगा गोपाल दीक्षित, ये नायब तहसीलदार के पद में थे, इन्होंने अपने पद से त्याग दिया। काजी शमशेर खां, ये जो है ऑनररी मजिस्ट्रेट के पद पर थे, इन्होंने जो है अपने पद का त्याग पत्र दिया था। काजी शमशेर खां, ये खान साहब की उपाधि का भी त्याग किया था। बद्री प्रसाद, इन्होंने भी ऑनररी मजिस्ट्रेट पद का त्याग दिया था।
तो इनके द्वारा जो है अपनी सेवाओं से त्यागपत्र दिया गया है। अगला देखिए, काउंसिल व जिला परिषद के चुनाव का बहिष्कार 1921 में हुआ था। काउंसिल और जिला परिषद का चुनाव, उससे भी बहिष्कार किया गया। तो असहयोग आंदोलन के काउंसिल एवं चुनाव बहिष्कार कार्यक्रम के अनुरूप छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्तियों ने विधान परिषद एवं जिला परिषद का बहिष्कार किया। तो पहले हैं यादवराव देशमुख, ये रायपुर जिला परिषद से त्याग पत्र देते हैं। बाजीराव कृदंत, ये महासमुंद धमतरी क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे, किंतु असहयोग आंदोलन के समर्थन में इन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। इस कृत्य पर धमतरी की जनता ने बाजीराव कृदंत को लोकप्रिय की उपाधि से संबोधित किया था। दूसरा, फिर अगला है बैरिस्टर थैंकर, इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया जो विधानसभा के उम्मीदवार थे। पंडित रविशंकर शुक्ल एवं सीएम ठक्कर, इन्होंने काउंसिल से बहिष्कार के कारण जिला परिषद में नहीं जाने का निर्णय लिया था। रविशंकर शुक्ल और सीएम ठक्कर द्वारा ये थे क्या, काउंसिल और जिला परिषद का भी बहिष्कार। अब इसी के दौरान ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार भी देखने को मिलेगा। तो 1921 में स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार एवं विदेशी वस्तुओं का प्रसार के तहत खादी वस्त्रों पर जोर दिया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों में खादी संबंधी विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए, जो क्या क्या हैं देखते हैं। तो सबसे पहले रायपुर में देखिए, रायपुर में एक विशाल जुलूस निकाला गया 1 अगस्त 1920 को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु। तो देखिए, यह विशाल जुलूस 1921 में रावण भाटा रायपुर में निकाला जाता है और इसके जो नेतृत्व करता थी श्रीमती अंजुम बेगम थी। श्रीमती अंजुम बेगम के नेतृत्व में विशाल जुलूस 1 अगस्त 1920 में निकाला गया। खादी प्रदर्शन जो है 1921 में किया गया था। किनके नेतृत्व में? श्रीमती अंजुम बेगम के। यह रावण भाटा रायपुर में आयोजित किया गया था। अब खादी प्रदर्शनी दिवस, तो खादी प्रदर्शनी दिवस के रूप में 11 अक्टूबर 1921 के दिन को मनाया जाता है खादी प्रदर्शनी दिवस। इसमें खादी सप्ताह घोषित किया गया जाता है 7 से 15 अक्टूबर को। तो 7 से 15 अक्टूबर खादी सप्ताह के नाम से मनाया गया 1921 में। इसमें देखिए, खादी प्रचार अंतर्गत रायपुर कांग्रेस समिति ने 460 चरखे निःशुल्क वितरित किए थे। तो रायपुर कांग्रेस समिति द्वारा 460 चरखे निःशुल्क वितरित करते हैं। 1 अगस्त 1921 को रायपुर नगर पालिका में प्रस्ताव पारित कर नगर पालिका के स्कूली बच्चों के लिए खादी की पोशाक अनिवार्य कर दिया जाता है। तो कौन से स्कूल में, इसे याद रखना है, रायपुर नगर पालिका में प्रस्तावित किया जाता है और नगर पालिका के स्कूल में भी बच्चों के लिए खादी पोशाक अनिवार्य कर दिया जाता है। तो खादी के प्रति जो है प्रचार ज़्यादा बढ़ाने के लिए यह किया जाता है। आगे देखिए, धमतरी में क्या होता है। धमतरी में खादी प्रचार केंद्र स्थापित किया जाता है अगस्त 1921 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी द्वारा। धमतरी तहसील के मालगुजार श्री दाऊ डोमार सिंह ने चरखों से सूत काटकर व बुनकर श्री बनवारी लाल जी देवांगन से वस्त्र बनवाकर उसे रायपुर के खादी प्रदर्शनी में भेजा था। तो इन दो लोगों का नाम यहाँ याद रखना है आपको, दाऊ जी डोमार सिंह और दूसरे हैं बनवारी लाल जी। तो इनके द्वारा जो है खादी वस्त्र बनाए जाते हैं, उन्हें खादी प्रदर्शन में भेजा जाता है। अगला देखिए, बिलासपुर में क्या होता है। तो सबसे पहले वस्त्रालयों का दुकान खोला जाएगा। तो खादी भंडार यह देवातीन तिवारी द्वारा खोला जाता है। खादी भंडार देवतादीन तिवारी, जो आज भी हमें जूना बिलासपुर में देखने को गोल बाजार जो सदर बाजार है वहाँ अभी भी देखने को मिलेगा। खादी भंडार देवातीन तिवारी द्वारा खोला गया था। स्वदेशी स्टोर यह जमुना प्रसाद वर्मा द्वारा, और स्वदेशी दुकान यह कैलाश सक्सेना द्वारा नॉर्मन स्कूल रोड में खोला गया। तो बिलासपुर में ये 3 वस्त्रालय दुकान खोले गए थे। देखिए, प्रचार कार्यों में बिलासपुर एवं मुंगेली के आसपास के क्षेत्रों में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने व स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों ने प्रचार प्रसार का कार्य किया था। 3 व्यक्तियों का नाम एक बार देख सकते हैं, मनोहर लाल शुक्ल, सरदत्त वाजपेयी, सिद्धेश्वर त्रिवेदी, हफीज हकीम, पुरुषोत्तम दास, रूपचंद शर्मा, गजाधर साव। तो इन 7 व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे, बिलासपुर और मुंगेली क्षेत्र से थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान खादी वस्तुओं के प्रचार प्रसार में कार्य किया है। चरखा प्रसार कार्य के रूप में पंडित रघुनाथ मिश्र, रतनपुर के निवासी थे पंडित रघुनाथ मिश्र, इन्होंने चरखा प्रसार कार्य किया। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर से नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो देखिए, बिलासपुर के नगर पालिका स्कूल में खादी पहनना अनिवार्य किया गया था, वैसे ही बिलासपुर के नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अब इसी दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान मद्य निषेध कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। तो इस आंदोलन के समर्थन विभिन्न शहरों में चौक चौराहों के साथ साथ मादक पदार्थ बिकने वाले दुकानों के समक्ष धरना दिया गया था। तो देखिए, रायपुर में आम सभा 7 फरवरी 1921 को गांधी चौक में लगता है।
पंडित सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन, इन दोनों ने नेतृत्व किया इस आम सभा का। इसमें गिरफ्तारी होता है कुतुबुद्दीन, रायपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया जाता है इन्हें। बिलासपुर में सदर बाजार में स्थित हीरालाल कलार की शराब भट्टी पर धरना दिया जाता है। तो सदर बाजार में हीरालाल कलार के शराब भट्टी थे, वहां लोगों द्वारा धरना दिया जाता है बिलासपुर में। दुर्ग जिले में भी शराब, गांजा, अफीम की नीलामी में किसी ने भी भाग नहीं लिया। धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शराब दुकानों की नीलामी को रोकने में सफलता प्राप्त की है। तो ये चारों स्थानों पर याद रखेंगे। रायपुर में आम सभा, बिलासपुर में हीरालाल कलार के दुकान में, शराब दुकान में धरना देना, दुर्ग में नीलामी में भाग नहीं लेते हैं, और धमतरी में क्या होता है, शराब दुकानों की नीलामी को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो ये मद्य निषेध कार्यक्रम भी असहयोग आंदोलन का ही एक रूप था। देखिए उसके बाद देखिए स्कूल कॉलेज का बहिष्कार भी किया जाता है। तो कौन कौन से स्कूलों का बहिष्कार, तो रायपुर से प्रभाव देखिए इसका 7 फरवरी 1921 को भारत में अंग्रेजी राज के लेखक तपस्वी सुंदरलाल, जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के थे, उनका रायपुर आगमन होता है 7 फरवरी 1921। ये भारत में अंग्रेजी राज, ये बहुत ही चर्चित पुस्तक थी उस समय। उनके भाषणों को सुनकर नॉर्मन स्कूल के 53 विद्यार्थी तत्काल स्कूल त्याग कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ते हैं। बिलासपुर में प्रभाव देखिए कर्मवीर पत्रिका, यह माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है, जिसके संपादक माखनलाल चतुर्वेदी के ओजस्वी भाषण से प्रभावित होकर निम्नलिखित व्यक्तियों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया। तो देखिए बिलासपुर से करते हैं लक्ष्मण प्रसाद, पंचम सिंह, नर्मदा प्रसाद, जमुना प्रसाद, विद्याचरण वर्मा, त्रिभुवन लाल, बंशीधर मिश्र, भुवजन लाल, मुरलीधर मिश्र, और मुंगेली से शिव शंकर सहाय, रामलाल वैश्य, इनके द्वारा जो है क्या किया जाता है, स्कूल से त्याग किया जाता है। अब आगे देखिए राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। अब यहाँ स्कूल से त्याग किया तो अब शिक्षा को रोका नहीं जा सकता, इसलिए जिनके द्वारा स्कूलों से त्याग किया गया उनके लिए आंदोलन राजनेताओं द्वारा ही अपने राष्ट्रीय स्तर के विद्यालयों की स्थापना किया जाता है। तो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना यहाँ देखने को मिलेगा असहयोग आंदोलन के दौरान ही। तो असहयोग आंदोलन के समर्थन में सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया, किंतु छात्रों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। इसके तहत छत्तीसगढ़ में रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव एवं दुर्ग, तो इन 5 शहरों में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। मध्य प्रांत में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए जबलपुर राष्ट्रीय शिक्षा समिति का स्थापना किया गया था। जबलपुर राष्ट्रीय शिक्षा समिति याद रखेंगे, इनके द्वारा जो है इसका पाठ्यक्रम तैयार किया गया था राष्ट्रीय स्कूलों के लिए। तो सभी स्कूलों के संबंध में जितने भी तथ्य हम लोग के प्राप्त हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। इसका स्थापना 5 फरवरी 1921 को किया गया। भवन इसके लिए गोपी किशन, बाल किशन और राम किशन, ये तीनों भाई थे, इनके द्वारा जो है अपने भवन का दान दिया जाता है। और इसके संचालक समिति के मंत्री के रूप में वामन राव लाखे जी इनके मंत्री रहते हैं संचालक समूह के। प्रधान आचार्य राम नारायण तिवारी, जो धमतरी के वकील थे राम नारायण तिवारी, वे जो है प्रचार अध्यापक रहते हैं रायपुर राष्ट्रीय विद्यालय के। इसके सहयोगी के रूप में माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, एनडी दानी, ये 3 इनके सहयोगी। शैक्षणिक कार्य में विनायक पाल और सूरज पाल, 2 पाल इनके शिक्षक के रूप में कार्य किए। इनके लिए राशि एकत्रित, माधवराव सप्रे ने 10,000 राशि एकत्रित किया था इस स्कूल हेतु। इसे 1924 में बंद कर दिया गया था। रायपुर में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय अंतिम रूप से वर्ष 1924 में बंद कर दिया जाता है। अब दूसरा देखिए धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। तो यह जुलाई 1921 में हुआ था। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी द्वारा, वे जो है अपने स्वयं मकान में बनाते हैं, स्वयं के खर्च से स्वयं के मकान में, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा। इसके प्रधान अध्यक्ष रहते हैं अजीजुर रहमान और डॉक्टर प्यारेलाल सिंह इसके प्रधान अध्यापक रहते हैं। प्यारेलाल सिंह जो है 6 माह तक रहेंगे, उसके पश्चात जो है अजीजुर रहमान रहेंगे। शिक्षक के रूप में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव रहेंगे, बिसाहू राव रहेंगे। इसे भी जो है 1924 में बंद कर दिया जाता है। इसका कारण रहता है आर्थिक अभाव की वजह से बंद कर दिया जाता है धमतरी के राष्ट्रीय विद्यालय को। फिर और देखिए बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय या 1921 में यह भी बनता है। इसके लिए बद्रीनाथ साव ने अपने घर को दान दिया था, तो बद्रीनाथ साव के घर में स्थापित किया जाता है बिलासपुर का राष्ट्रीय विद्यालय। इसके प्रधान अध्यापक रहते हैं शिव दुलारे सिंह और अध्यापक रहेंगे यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। शिव दुलारे और यदुनंदन बिलासपुर से संबंधित है। फिर आगे देखिए राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1921 में और किया गया था बलदेव प्रसाद मिश्रा, पन्नालाल सिंह, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बंसीलाल और पंडित बल शास्त्री झा, तो इन 5 ने मिलकर जो है राजनांदगांव में राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की।
इसमें ठाकुर प्यारेलाल जी की विशेष भूमिका था। कुछ समय तक के वहाँ के प्रधान पाठक के रूप में कार्य भी किए थे। तो और इसके साथ साथ दुर्ग में भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया जाता है। तो इन 5 जगहों को याद रखना है असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में स्थापित राष्ट्रीय स्कूलों के रूप में। उसके बाद देखिए इसी समय जो है आश्रमों का भी स्थापना देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम रायपुर में। तो रायपुर में 7 फरवरी 1921 को सत्याग्रह आश्रम रायपुर में 7 फरवरी 1921 को सुंदरलाल शर्मा द्वारा। खादी आश्रम रायपुर में ही 1921 में ठाकुर प्यारेलाल एवं वामन राव लाखे द्वारा। असहयोग आश्रम यह रायपुर में 1921 में ही स्थापित किया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। तो 3 आश्रमों का नाम याद रखना है, सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम और असहयोग आश्रम। इसमें से खादी आश्रम को ठाकुर प्यारेलाल और वामन राव खिलाओ, बाकी दोनों को सुंदरलाल शर्मा, तीनों 1921 में ही बनते हैं। सत्याग्रहियों के प्रशिक्षण हेतु सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था। सत्याग्रह आश्रम के सदस्य डॉक्टर शुभाराम देवांगन, विशंभर पटेल, राम दुलार, श्यामलाल सोम, परदेसी राम, ये सभी जो है सत्याग्रह आश्रम के सदस्य थे। देखिए इसके संबंध में और अन्य तथ्य दिए गए हैं। बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ था, जहां सदाशिवराव हरपाल नामक युवक ने यहां से आंदोलन का नेतृत्व किया था। सदाशिवराव हरपाल इन्होंने रतनपुर से नेतृत्व किया और असहयोग आंदोलन रतनपुर से ही प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन काल के प्रमुख राष्ट्रवादी में कटघोरा के मनोहर लाल शुक्ल, मुंगेली के गणपत लाल, जांजगीर के हाफिज जी, रतनपुर के पुरुषोत्तम दास, ये सभी शामिल थे असहयोग आंदोलन के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में। अगला देखिए इसी समय क्या होगा, अछूत उद्धार कार्यक्रम भी देखने को मिलेगा, जिसका संचालन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा किया जाएगा 1918 में। तो प्रथम अछूत उद्धार कार्यक्रम 1918 में किया जाता है सुंदरलाल शर्मा द्वारा। इसके लिए पंडित छबीलाल चौबे द्वारा 21 दिन का उपवास भी रखा जाता है अछूत उद्धार कार्यक्रम के लिए। ये जो है कहाँ के निवासी थे, राजनांदगांव के निवासी थे। छबीराम चौबे 21 दिन का उपवास रखते हैं अछूत उद्धार कार्यक्रम हेतु। आगे देखिए गोवध निषेध कार्यक्रम। गोवध निषेध कार्यक्रम यह प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो यह महंत नयन दास के नेतृत्व में होता है गोवध निषेध कार्यक्रम। तो देखिए गोवध निषेध कार्यक्रम का शुरुआत महंत नयन दास द्वारा किया जाता है। वे सतनाम पंथी गुरु थे महंत नयन दास। इनके प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी जी की शिक्षाओं से प्रेरित थे। उसी के प्रेरणा के स्वरूप इन्होंने गोवध निषेध कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चलाया। आदेश में महंत नयन दास ने अपने लोगों को मादक पदार्थों का सेवन न करने का आदेश दिया था। सत्याग्रह इनके द्वारा करमनडीह बाजार सत्याग्रह गोवध निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। तो करमनडीह बाजार का सत्याग्रह गोवध निषेध हेतु था। गोवध निषेध हेतु प्रथम संगठित आंदोलन माना जाता है इसी को। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या था, यह पूछा गया था व्यापम में इस राज्य में ब्रिटिश काल में गोवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे। तो कौन थे, पहला ऑप्शन रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण दास और महंत नयन दास। तो महंत नयन दास द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे दिया गया है असहयोग आंदोलन से संबंधित अन्य घटनाओं को। तो इसी आंदोलन से संबंधित अन्य और क्या क्या घटना छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, उन सभी घटनाओं का वर्णन यहाँ दिया गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी का गिरफ्तारी जो सनिचरी पड़ाव से होता है उसे देखने को मिलेगा। तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित हुए घटनाओं में से एक था। तो चलिए इसका सम्मेलन में क्या क्या हुआ था देखते हैं। तो ये सनिचरी पड़ाव में एक सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन नाम था इस सम्मेलन का, बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन। इसका आयोजन 12 मार्च 1921 को किया गया। ये स्थान था सनिचरी बाजार बिलासपुर। इसके अध्यक्ष अबुल कादिर सिद्दीकी इसके अध्यक्ष थे और सचिव थे ई राघवेंद्र राव। स्वागत अध्यक्ष यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव से। इनमें गिरफ्तारी 12 मई 1921 को गिरफ्तारी किया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो सबसे पहले गिरफ्तार करके उन्हें जबलपुर जेल लेके गया जाता है। उसके बाद उन्हें सजा सुनाने के पश्चात बिलासपुर के केंद्रीय जेल में इन्हें रखा जाता है। तो देखिए इनके गिरफ्तारी का तिथि याद रखना है आपको, यहाँ तिथि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 मई 1921 को माखनलाल चतुर्वेदी जी का गिरफ्तारी होता है। कारण क्या बताते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण देने को आरोप बताया जाता है। इसके लिए 5 जुलाई 1921 को इन्हें सजा सुनाया जाता है और इन्हें 8 माह का कठोर कारावास की सजा दिया जाता है। इनके द्वारा इन्हें पहले जबलपुर जेल में रखा जाता था, उसके बाद सजा सुनाने के बाद इन्हें बिलासपुर जेल स्थानांतरित किया जाता है। इसी जेल में बिलासपुर के केंद्रीय जेल में कारावास में इन्होंने
बहुत सारी कविताओं की रचना किया। उन कविताओं को देखिए तो सबसे महत्वपूर्ण है पुष्प की अभिलाषा, जो 14 फरवरी 1922 को रचा गया था, इनके द्वारा लिखा गया था, पुष्प की अभिलाषा। दूसरा है पूरी नहीं सुनोगे तान, और तीसरा पर्वत की अभिलाषा। तो ये 3 रचनाएं इनके द्वारा बिलासपुर जेल में किए गए थे। माखनलाल चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, इनके 8 माह के कठोर कारावास पूर्ण करने के पश्चात 4 मार्च 1922 को इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इनका रिहाई जबलपुर जेल से होता है 4 मार्च 1922 को। इन्होंने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया, जिसमें इनके सहयोगी माधवराव सप्रे एवं विष्णुदत्त शुक्ल जी थे। तो माधवराव सप्रे और विष्णुदत्त शुक्ल इनके सहयोगी थे कर्मवीर पत्रिका हेतु। इसके संबंध में विशेष तथ्यों को याद रखना है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में बिलासपुर में सार्वजनिक सभा आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल तथा प्रमुख प्रवक्ता ई राघवेंद्र राव तथा ठाकुर छेदीलाल व घनश्याम सिंह गुप्त थे। इस सभा में आंदोलन के कर्मचारी गंगा प्रसाद तिवारी ने विरोध में सरकारी पद का परित्याग किया था। तो ये सब किनके संबंध में याद रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी के ओजस्वी भाषण उनकी गिरफ्तारी के संबंध में। अब देखिए, 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत प्रवास का विरोध भी किया जाता है। तो 17 मार्च 1921 को पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत प्रवास का विरोध किया जाता है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान केंद्रीय राजनेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन होता है। तो 1921 में असहयोग आंदोलन के समर्थन के प्रचार हेतु छत्तीसगढ़ आए थे, जिसमें बिलासपुर आगमन कौन कौन बिलासपुर आए थे देखिए। तो 5 जुलाई 1921 के असहयोग आंदोलन के प्रचार हेतु निम्नलिखित राजनेताओं द्वारा बिलासपुर आगमन हुआ। तो इनमें 3 नेताओं का नाम याद रखना है। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सी राजगोपालाचारी और तीसरे सुभद्रा कुमारी चौहान। राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सुभद्रा चौहान, इन तीनों का आगमन कहाँ होता है? बिलासपुर में। रायपुर आगमन में सेठ जमनालाल बजाज और मौलाना कुतुबुद्दीन, ये दोनों जो है रायपुर में गांधी चौक में जनता को संबोधित और उत्साहवर्धन करने के लिए आते हैं। तो ये 5 नेताएं जो है 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ आगमन हुआ इनका। चलिए, और इसी समय जो है सियावा नगरी जंगल सत्याग्रह भी होता है। तो यह जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है, जो असहयोग आंदोलन के दौरान देखने को मिलेगा। यह इसकी तिथि याद रखेंगे, 21 जनवरी 1922 को नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा आरक्षित वनों में आदिवासियों के वन प्रवेश एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाना इसका प्रमुख कारण था। इसके नेतृत्वकर्ता पहले श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू और बाली ठाकुर द्वारा किया गया। इस आंदोलन में नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा उनके सहयोगी नारायणलाल मेघावले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा किया जाता है। इन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा रायपुर स्थित बैजनाथ पांड्या की अदालत में चलाया गया। इसके दमनकर्ता के रूप में ICS अधिकारी बेली जनार्दन प्रसाद व सब इंस्पेक्टर राम दुलारे को जाना जाता है। इसके लिए देखिए, इसी दौरान जो है सुंदरलाल शर्मा को 1 वर्ष का कारावास और नारायण राव मेघालय को 8 वर्ष का कारावास का दंड दिया जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। इसके पश्चात देखिए, मध्य प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक होता है 1921 में। 27 नवंबर 1921 को ई राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में संयोजक पंडित रविशंकर शुक्ल एवं राव साहब देशमुख छत्तीसगढ़ से थे, इनके द्वारा जो है मध्य प्रांत कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक में भाग लिया जाता है। इसी समय पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर जिले से अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। हिंदी प्रांतीय समिति की बैठक जनवरी 1922 में हुआ। मध्य प्रांत के सभी राष्ट्रीय विद्यालय पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया, जिसके निम्नलिखित सदस्य थे। पहले ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और श्याम सुंदर भार्गव, ये तीनों जो है किसके सदस्य थे? राष्ट्रीय शिक्षा समिति का। रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन, तो रायपुर में आयोजित किया गया था राजनीतिक परिषद अधिवेशन 23 मार्च 1922 को। इसके अध्यक्ष उमाकांत बलवंत घाटे जी को बनाए जाते हैं और स्वागत अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इसका उद्देश्य रायपुर क्षेत्रवासियों में जागृति लाना। यही सी सम्मेलन में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके गिरफ्तार का कारण क्या होता है? इस सम्मेलन में पुलिस अधीक्षकों को मुक्त प्रवेश कर रोकने से इनकार कर दिया जाता है, इस कारण उन्हें गिरफ्तार करते हैं। इसमें अंग्रेज अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर C.A. क्लार्क, पुलिस कप्तान जोन्स, ये जो है बिना अनुमति के प्रवेश करना चाह रहे थे, जिन्हें रविशंकर शुक्ल जी द्वारा रोक दिया जाता है, इस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके जांचकर्ता इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लाथम थे।
उल्लेख मिलता है इसी का, जो रायपुर राजनीतिक परिषद हुआ था 1922 का, उसका उल्लेख गांधी जी के नवजीवन पत्रिका में प्राप्त होता है। देखिए, इसकी समीक्षा कर्मवीर पत्रिका में किया गया था। इस आंदोलन की समीक्षा जो है राजनीतिक परिषद की समीक्षा कर्मवीर पत्रिका में प्रतीकात्मक समीक्षा प्रकाशित किया गया। त्याग पत्र रायपुर सशस्त्र पुलिस के 16 सिपाहियों ने त्याग पत्र दिया। इनके रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर सशस्त्र पुलिस के 16 सिपाहियों द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है। आगे देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी एवं श्री कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका का संपादन। तो इसी समय जंगल सत्याग्रह के दौरान सुंदरलाल शर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1 वर्ष कारावास दिया जाता है। उसी समय कारावास के अंदर जो है उन्होंने एक जेल पत्रिका का लिखा, जिसे कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका के नाम से भी जानते हैं। रायपुर केंद्रीय जेल से लिखा जाता है, जिसमें पृष्ठों की संख्या 18 होता है। यह हस्तलिखित पत्रिका था। इसके पृष्ठांक पर पुलिस द्वारा पंडित भगवती प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर जेल में डालते दिखाया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे। कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका 1922 में इनके द्वारा सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा रायपुर जेल में लिखा गया। 18 पेज थे उसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन होगा, जिसके अध्यक्ष रहते हैं CR दास। अब यहाँ से जो है स्वराज दल का पृष्ठभूमि बनेगा। तो स्वराज दल की पृष्ठभूमि 1922 के गया अधिवेशन से बनते हैं, जहाँ से CR दास वहाँ के अध्यक्ष रहते हैं और छत्तीसगढ़ से E राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और रविशंकर शुक्ल शामिल रहते हैं। 1922 में कर न दो आंदोलन भी चलाया जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता गणपत सिंह चंद्रवंशी रहते हैं। यह कवर्धा रियासत के झिरना में किया जाता है कर न दो आंदोलन। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका देखें तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन पत्र जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाए हैं उन्हें यहाँ देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में माधवराव सप्रे द्वारा, सरस्वती पत्रिका 1900 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा, हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली 1905 माधवराव सप्रे, हिंद केसरी 1907-8 माधवराव सप्रे, कर्मवीर पत्रिका 1920 पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जेल पत्रिका कृष्ण जन्मस्थली 1922 पंडित सुंदरलाल शर्मा, उत्थान अब आगे देखने को मिले उत्थान 1935 में रायपुर जिला परिषद द्वारा जारी किया जाएगा। कांग्रेस पत्रिका 1937 में रायपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा, अग्रदूत पत्रिका 1942 में केशव प्रसाद वर्मा द्वारा। तो ये जो है पत्रकारिता है जो इस भूमिका दिखाए हैं। अब इससे आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वराज दल और छत्तीसगढ़। तो यहाँ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।